नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको समंदर की गहराइयों तक ले जाएगी। फिल्म इन द हार्ट ऑफ द सी में एक व्हेलिंग शिप का क्रू तब मौत से दो दो हाथ करता है जब उनका सामना होता है एक विशाल खूंखार सफेद व्हेल से। कहानी शुरू होती है 1850 से। एक युवा लेखक हरमन मेलविल देर रात एक विश्राम गृह के मालिक थॉमस निकरसन से मिलने आता है और उससे पूछता है कि असल में एसेक्स जहाज पर क्या हुआ था। निकरसन बचपन में उसी जहाज पर केबिन बॉय था। मेलविल इस कहानी के लिए अपनी सारी बचत देने को भी तैयार होता है। शुरुआत में निकरसन मना कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी पैसों की कमी का जिक्र करती है और फिर वह राजी हो जाता है। अब कहानी जाती है 1820 में। ओवेन चेज एक बहादुर नाविक पहली बार कैप्टन बनने की तैयारी करता है, लेकिन कंपनी उसे जहाज पर सिर्फ सहायक कप्तान की पोस्ट देती है। कप्तान बनाया जाता है जॉर्ज पोलार्ड को, जो समंदर के पुराने परिवार से है, लेकिन उसे असली तजुर्बा नहीं है। चेज अपनी पत्नी को अलविदा कहकर सफर पर निकलता है। उस दौर में लोग व्हेल मछली के तेल को ईंधन और रोशनी के लिए भगवान का आशीर्वाद मानते थे। जहाज पर छोटा थॉमस निकरसन भी होता है। पुराने नाविक नए कप्तान पोलार्ड को पसंद नहीं करते। खुद पोलार्ड भी चेज को किसान का बेटा कहकर नीचा दिखाता है। जब जहाज बंदरगाह से निकलता है तो पाल पूरी तरह नहीं खुलते। चेज खुद चढ़कर उसे ठीक करता है और सबको दिखाता है कि काम कैसे होता है। डिनर पर भी कप्तान उसे फिर से नीचा दिखाता है और चेज गुस्से में उठकर बाहर आ जाता है। इसी बीच वह देखता है कि छोटा निकरसन समुद्री बीमारी से परेशान है। चेज उसे पकड़कर रेलिंग से बाहर झुका देता है, क्योंकि यह है समंदर की बीमारी से ठीक होने का पुराना नुस्खा होता है। इसके बाद सामने एक बड़ा तूफान दिखाई देता है। चेज सलाह देता है कि जहाज को तूफान से दूर घुमाकर ले जाना चाहिए, लेकिन कप्तान पोलार्ड कहता है कि और पाल लगाओ और सीधे तूफान की तरफ चलो ताकि समय बच सके। लेकिन ये फैसला उन सब पर बहुत भारी पड़ता है। जहाज जोर जोर से लहरों में हिलने लगता है और एक तरफ झुक जाता है। बड़ी लहरें पाल और रस्सियां तोड़ देती हैं और जो भी ढीला सामान होता है उसे बहा ले जाती हैं। लेकिन चेज के अनुभव की वजह से जहाज किसी तरह तूफान से निकल पाता है। तूफान के बाद कप्तान चेज को डांटता है और कहता है कि अब जहाज मरम्मत के लिए घर लौटेगा और चेज को रिटायरमेंट की अर्जी देनी होगी। लेकिन चेज कप्तान की अहंकार भावना को छेड़कर उसे समझाता है कि उन्हें अभी आगे जाना चाहिए और व्हेल का तेल हासिल चाहिए। कुछ समय बाद चौकीदार को दूर व्हेल्स दिखाई देती है। छोटी नावें पानी में उतारी जाती हैं और सब शिकार पर निकल पड़ते हैं। चेज एक व्हेल को भाले से घायल कर देता है। व्हेल नाव को रस्सी से घसीटती रहती है, फिर थककर ऊपर आती है। चेज बार बार भाला मारता है और आखिरकार व्हेल मर जाती है। उसके बाद रात को जहाज पर व्हेल की बॉडी काटी जाती है। खून की गंध से शार्क भी जहाज पास मंडराने लगती है। तेल निकालने के लिए व्हेल के सिर से फैट निकाला जाता है। छोटी जगह होने की वजह से सबसे छोटा लड़का निकरसन को अंदर भेजा जाता है ताकि बाकी हिस्सा निकाला जा सके। इस व्हेल से उन्हें 48 बैरल तेल मिलता है। जहाज आगे का सफर जारी रखता है और केप हॉर्न को पार करके अटलांटिक से निकलकर प्रशांत महासागर में पहुंच जाता है। लगभग एक साल बीत जाता है। कप्तान और चेज के बीच रिश्ते अब भी खराब रहते हैं। जहाज इक्वाडोर देश में कुछ सामान भरने के लिए रुकता है। वहीं वे कुछ स्पेनिश नाविकों की बातें सुनते हैं। वे बताते हैं कि एक जगह बहुत सारी व्हेल हैं, लेकिन वहां एक विशाल और खतरनाक सफेद व्हेल रहती है जिसने उनके जहाज को तबाह कर दिया। चेतावनी के बावजूद पोलार्ड और चेज उस इलाके में जाने का फैसला करते हैं। करीब 14 महीने की यात्रा के बाद उनको आखिरकार बड़ी व्हेल की टोली मिलती है। क्रू नावें पानी में उतारते हैं और सब शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे भाला मारना शुरू करते हैं, व्हेल भी पलटकर हमला कर देती है। वह सीधा जहाज पर हमला करता है। उसकी टक्कर से जहाज का ढांचा टूट जाता है और वह लगभग पलट जाता है। चेज सबसे बड़ा भाला उठाता है और पूरे जोर से उसे व्हेल की आंख के पास मारता है। व्हेल जख्मी तो हो जाती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी होती है कि रस्सी खींचकर जहाज का बड़ा खंभा तोड़ देती है। अब साफ हो जाता है कि जहाज को बचाना असंभव है। कप्तान आदेश देता है कि जितना हो सके खाना पानी नावों में भर लो और जहाज छोड़ दो। चेज पाल उतार लेता है ताकि नावें सिर्फ लकड़ी से न चलें। इसी बीच जहाज पर आग लग जाती है। तेल की बोरियों से रिसा हुआ फैट आग पकड़ लेता है। चेज नीचे डेक में फंस जाता है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। उसे पानी के नीचे से तैरकर बाहर निकलना पड़ता है, जहां ऊपर आग जल रही होती है। नावों में बैठे बाकी लोग दूर से देखते हैं कि जहाज जलकर डूब रहा है। अब सबके पास सिर्फ थोड़ी सी रोटी और पानी बचता है। कप्तान हिसाब लगाता है कि ये कितने दिनों तक चल सकता है। रात को फिर वही सफेद व्हेल की आवाज सुनाई देती है। क्रू का एक सदस्य कॉफीन गुस्से में चेज पर पिस्तौल तान देता है, उसे हादसे का दोषी ठहराता है। लेकिन कप्तान किसी तरह उसे शांत कराता है।
बचे हुए लोग अपनी नावों को ईस्टर आइलैंड की ओर मोड़ते हैं, लेकिन 12 दिन बहते रहने के बाद समुद्री लहरें उन्हें और दक्षिण की तरफ धकेल देती हैं। सबका हौसला टूटने लगता है, लेकिन चेज उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करता है। 34 दिन बाद उन्हें आखिरकार जमीन नजर आती है। सब पूरी ताकत से किनारे की तरफ नाव चलाते हैं, लेकिन तभी वह सफेद व्हेल फिर से आ जाता है और नावों को एक एक करके पलट देता है। किसी तरह बचे हुए लोग तैरकर किनारे पहुंचते हैं। वहां वे पानी ढूंढते हैं, मछली पकड़ते हैं और पंछियों के अंडे चुराकर खाते हैं। नाविक कहते हैं कि आग जलाते रहना चाहिए ताकि कोई जहाज दूर से देखकर उन्हें बचा सके, लेकिन चेज को एक गुफा में पुराने जहाज डूबने वालों की हड्डियां मिलती हैं। उसे समझ आता है कि अगर वे यहाँ रुके रहे तो सब भूख से मर जाएंगे, इसलिए अगली सुबह वे फैसला करते हैं कि सफर जारी रखना ही होगा। बचे हुए लोग 2 हिस्सों में बांट जाते हैं। 4 लोग थककर वहीं द्वीप पर रुक जाते हैं क्योंकि अब वे समंदर की मार झेलने की हालत में नहीं थे। बाकी नाविक छोटे छोटे वेलबोट में बैठकर आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि किसी बड़ी जमीन तक पहुंच जाए। 48वें दिन 3 नावों में से एक नाव समंदर में कहीं गुम हो जाती है। उसी समय चेज और निकरसन वाली नाव में भूख और थकावट से एक नाविक की मौत हो जाती है। उसे समुद्र में फेंकने की बात होती है, लेकिन चेज याद दिलाता है कि एक सच्चा नाविक कभी भी जरूरी चीज को बेकार में नहीं फेंकता, इसलिए सबको मजबूरी में मृत साथी का मांस खाकर जिंदा रहना पड़ता है। 71 दिन बीत जाने के बाद कप्तान पोलार्ड की नाव में जब खाना खत्म हो जाता है तो वे सब चिट्ठी डालकर तय करते हैं कि किसे मारकर बाकी जिएंगे। चिट्ठी में कप्तान का नाम निकलता है। वह कॉफिन से कहता है कि उसे गोली मार दे, लेकिन कॉफिन हिम्मत नहीं जुटा पाता और खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद कप्तान की नाव चेज की नाव से टकरा जाती है। तभी फिर से वह सफेद व्हेल सामने आ जाती है। चेज भाला उठाता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही व्हेल पानी से ऊपर आती है, चेज देखता है कि पहले वाला टूटा हुआ भाला अब भी उसकी आंख के पास फंसा है। ये देखकर चेज हमला नहीं करता। व्हेल शांति से चली जाती है और जाते जाते अपनी पूंछ से पानी उछालती है। 87वें दिन कप्तान की नाव को एक गुजरते जहाज के लोग देख लेते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन चेज और निकरसन की नाव अब भी समंदर में भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। आखिरकार निकरसन एक समुद्री चिड़िया देखता है और फिर उसे दूर जमीन नजर आती है। वह चेज को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन चेज बेहोशी में इतना गहरा चला गया होता है कि उसे मरा हुआ समझ लिया जाता है। निकरसन बताता है कि वे लोग जहाज डूबने के 3 महीने बाद किसी द्वीप पर पहुंचे। वहां के स्थानीय लोगों ने 3 बचे हुए नाविकों को ठीक किया और उनकी घर वापसी की व्यवस्था की। घर पहुंचने में और 3 महीने लगे। 11 जून 1921 को वे अपने द्वीप पर लौटे। लोगों ने बंदरगाह पर उनका स्वागत किया। चेज की मुलाकात अपनी पत्नी और उस बेटी से हुई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह उसकी गैर मौजूदगी में पैदा हुई थी। लेकिन जैसे ही चेज घर जाने की तैयारी करता है, उसे तुरंत शिपिंग कंपनी में गवाही देने के लिए बुला लिया जाता है। कंपनी के अमीर व्यापारी जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने जो पैसा लगाया उसका मुनाफा क्यों नहीं मिला। कप्तान पोलार्ड पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुका था, लेकिन व्यापारियों को ये सच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एक व्हेल पूरे जहाज को डुबो सकती है। अगर ये खबर बाहर फैल गई तो पूरी इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। नाविक इतने बड़े खतरे जानकर मामूली पैसों पर अपनी जान दांव पर नहीं लगाएंगे। कप्तान पोलार्ड चेज से कहता है कि वह झूठ बोले और कहे कि जहाज बस किनारे पर आकर फंस गया था, लेकिन चेज झूठ बोलने से इनकार कर देता है और नौकरी छोड़ देता है। बाहर निकलते समय वह युवा निकरसन से मिलता है और उसे यादगार के तौर पर व्हेल शिकारी की एक पिन दे देता है। यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। अगले दिन कप्तान पोलार्ड आयोग की सुनवाई में जहाज डूबने की पूरी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर जहाज मालिक बहुत नाराज हो जाते हैं। बाद में पोलार्ड जब दूसरी बार सफेद व्हेल को पकड़ने के लिए निकला तो हैरानी की बात यह रही कि उसका जहाज वाकई किनारे पर फंस गया और वह व्हेल फिर कभी हाथ नहीं लगी। चेज ने उन नाविकों को वापस लाने के लिए जहाज भेजा जो उस द्वीप पर रह गए थे। उनमें से 3 लोग जिंदा बच गए। फिर चेज ने व्हेल का शिकार छोड़कर अपने परिवार के साथ जिंदगी बसाई और एक व्यापारी जहाज का कप्तान बन गया। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है। बूढ़ा निकरसन अपना किस्सा लेखक को सुना चुका है। ये किस्सा सुनाने के बाद उसे लगता है जैसे उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। वह लेखक को पैसे लौटाना चाहता है, लेकिन लेखक लेने से मना कर देता है। अंत में कहानी में वे दोनों बात करते हैं कि किसी ने जमीन खोदते समय तेल जैसा ज्वलनशील पदार्थ ढूंढ लिया है। इसका मतलब है कि अगर ये सच है तो दुनिया बदल सकती है और व्हेल का तेल अब जरूरी नहीं रहेगा। फिल्म खत्म होती है यह बताकर कि 1850 में मेलविल ने अपना प्रसिद्ध नोवेल पूरा किया, जिसे बाद में मोबी डिक के नाम से प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों, ये थी इन द हार्ट ऑफ द सी की पूरी कहानी। व्हेलिंग की दास्तान, साहस और प्रकृति के साथ इंसानी संघर्ष की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।